Hey everyone, how are you all? I hope all of you are doing great. So today in this video we are going to cover the book exercise and question answer part of the chapter मैया मैं नहीं माखन खायो। तो ये जो चैप्टर है ये आपकी हिंदी की क्लास 6 की जो न्यू एनसीईआरटी है मल्हार, उसका चैप्टर है मैया मैं नहीं माखन खायो। उसकी एक्सप्लेनेशन हमने प्रीवियस वीडियो में कर ली थी। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए आज इस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर से। तो फर्स्ट है पाठ से मेरी समझ से। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से सही मैच करना है और फिर बताना है कि हमने ये आंसर से क्यों चुने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, इसके लिए श्री कृष्ण ने क्या तर्क दिया। तुम पराया समझती हो, मेरी माता तुम बहुत भोली हो, मुझे ये लाठी कंबल नहीं चाहिए, या फिर मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं। तो मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, इसके लिए कान्हा जी ने क्या तर्क दिया था कि मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4। हमने ये आंसर क्यों चुना, इसे चुनने की वजह ये है क्योंकि माँ यशोदा जब कृष्ण के मुंह पर मक्खन लगा देखती हैं और उन्हें डांटने लगती हैं तो वे छींके तक हाथ ना पहुँचने का बहाना बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे। गाय चरा रहे थे, माखन चरा रहे थे, मधुबन में भटक रहे थे और मित्रों के संग खेल रहे थे। तो देखिए इस चैप्टर की जो फर्स्ट लाइन थी वो थी मैया मैं नहीं माखन खायो। तो माखन से स्टार्ट हो रही थी, तो यानी कि वो माखन खा रहे थे लेकिन झूठ बोल रहे थे माता को। तो इसका आंसर हो जाएगा वो पहले माखन खा रहे थे। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, माखन खा रहे थे। और हमने इसे क्यों चुना, क्योंकि इस पद्यांश की शुरुआत पंक्ति से हुई है मैया मैं नहीं माखन खायो, अर्थात कृष्ण माँ से माखन न खाने की बात कर रहे हैं जबकि वो माखन खा रहे थे। नाउ नेक्स्ट है मिलकर करें मिलान। यहाँ पे मैचिंग्स करने हैं, जो इधर शब्द दिए हुए हैं और इधर की साइड अर्थ दिए हुए हैं, तो जो सेम हैं उनको मैच करना है, वर्ड मीनिंग्स को मैच करना है। तो हम मैच करेंगे, यहाँ पे सेम कलर से मैच कर देते हैं। ओके, तो फर्स्ट है जसोदा। जसोदा कौन थी, जसोदा जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं वो होता है यशोदा। यशोदा कौन था, श्री कृष्ण की माँ थी जिन्होंने श्री कृष्ण को पाला था। उसके बाद है पहर, यहाँ पे ये अलग अलग कलर से हम इनको मैचिंग्स करेंगे। ओके, तो पहर क्या होता है, समय मापने की एक इकाई होती है। 3 घंटे का एक पहर होता है और एक दिन में 8 पहर होते हैं। ओके, और 8 पहर जब एक दिन में होंगे और 3 घंटे का एक पहर होगा तो इस तरह से 24 घंटों को हम 8 पहर में बांट देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट है लकुटी कमरिया। लकुटी कमरिया क्या होती है, ये होती है लाठी और छोटा कंबल, है ना। कमली, मान्यता है कि श्री कृष्ण लकुटी कमरिया लेकर गाय चराने जाते थे, ऐसा माना जाता है। तो इसका मैच हो जाएगा नंबर 8 से। नेक्स्ट है बंसीवट। बंसीवट क्या है, एक वट वृक्ष है। बंसीवट किसका नाम है, एक वट वृक्ष का नाम है। मान्यता है कि श्री कृष्ण जब गाय चराने जाते थे तो वे इसी पेड़ के ऊपर चढ़कर बंसी की धुन से गायों को पुकार कर उन्हें एकत्रित करते थे। इसके साथ ये मैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट है मधुबन। मधुबन किसे कहते हैं, मधुबन है मथुरा के पास यमुना के किनारे का एक वन। ठीक है, तो ये 5th का हो जाएगा, 7th वाला। अब नेक्स्ट है छींको। छींको किसे कहते हैं, छींका, है ना, गोल पात्र के आकार का रस्सियों का बना हुआ जाल जो छत या ऊंची जगह से लटकाया जाता है ताकि उस पर रखी हुई खाने पीने की चीज़ें जैसे दूध दही आदि को कुत्ते बिल्ली आदि न पा सकें। तो छींके का हो जाएगा नंबर 3 गोल पात्र। ओके, फिर इसके बाद है माता। माता किसे कहते हैं, जन्म देने वाली, पालने वाली, जननी माँ, है ना। तो माता का क्या हो जाएगा, जन्म देने वाली। 7th का हो जाएगा 5th। और लास्ट है ग्वालपाल, 8th का हो जाएगा 6th। गाय पालने वालों के बच्चे, यानी कि श्री कृष्ण के जो साथी थे वो सभी अधिकतर ग्वालों के बच्चे थे, तो इसलिए उनको ग्वालपाल बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा 6th। इसको मैंने कलर नहीं किया है और इधर भी एक कलर के बिना है, तो ये दोनों मैचिंग्स हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज पंक्तियों पर चर्चा। यहाँ पर दिया हुआ है पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो इसके जो विचार हमने भावार्थ कराए थे वो पिछली वीडियो में मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था।
आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। उससे क्या होगा कि आपको चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट है, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो। इस लाइन का मीनिंग समझाना है, तो इस लाइन का मीनिंग हम यहाँ पर लिख दिया है मैंने, आप देखिए। तो भोर भयो गैयन के पीछे, यहाँ पे जो कान्हा जी हैं वो माता को बता रहे हैं कि मुझे तो गायों के पीछे सुबह होते ही भेज देती हो, मधुबन में जहाँ पर मैं चला जाता हूँ, है ना, तो फिर मैं कैसे चुरा सकता हूँ माखन को। तो यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन बतानी है कि किस वजह से ये अर्थ समझ में आए हैं हमें इनकी, ठीक है। तो है, यशोदा मैया से ग्वालिनों ने शिकायत की थी कि कान्हा रोज उनका मक्खन खा जाते हैं और ज़मीन पर भी गिराते हैं, लेकिन इस बात से श्री कृष्ण हमेशा इनकार करते थे। आज कान्हा के मुंह पर मक्खन लगा हुआ था तो माता यशोदा उनसे पूछती है कि उन्होंने माखन चुरा कर क्यों खाया। इस पर कान्हा इनकार कर देते हैं और अपनी बात के पक्ष में दलील देते हुए कहते हैं कि मुझे तो आप सुबह से ही गायों के पीछे मधुबन में भेज देती हैं, मैं दिन भर तो वहीं रहता हूँ, फिर मैं यहाँ आकर माखन कैसे चुरा सकता हूँ या फिर कैसे खा सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, सूरदास तब बिहसी जसोदा ले उर कंठ लगायो। इसका मतलब है कि फिर कान्हा जी की बातें सुनकर यशोदा माता हंसने लगी और उन्होंने कान्हा जी को गले लगा लिया। इसका मतलब हमें यहाँ पर लिखना है कि इसके आसपास का जो घटनाक्रम था वो सब क्या था। तो हम लिखेंगे, ग्वालिनों के शिकायत करने पर माँ यशोदा परेशान हो जाती हैं कि जब घर में इतना माखन होता है तो फिर कान्हा माखन चुरा कर क्यों खाते हैं। कान्हा के मुंह पर माखन लगा देखकर वे उनसे पूछती हैं कि उन्होंने माखन क्यों चुराया। इस पर कान्हा विभिन्न बहाने बनाकर मना कर देते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया। तो वे कहते हैं, माता तुम बहुत भोली हो जो इन सब की बातों में आ जाती हो, मुझे पराया जानकर तेरे मन में मेरे लिए भेदभाव उत्पन्न हो गया है। फिर नाराज होकर कहते हैं, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा, तुम अपनी ये लकुटी कमरिया ले लो। सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की दलीलें और उनके भोलेपन को देखकर माता यशोदा को उन पर प्यार आ जाता है और वे उन्हें गले लगा लेती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इन पंक्तियों के विचार लिखने थे। अब आगे है सोच विचार के लिए। पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और निम्न प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया है। तो कान्हा जी क्या क्या बताते हैं, यही सब बताते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है, तुम मुझे सुबह वहाँ भेज देती हो, मैं पूरा दिन वहीं पे रहता हूँ, है ना, इस तरह से। तो इस पद में श्री कृष्ण से माँ यशोदा पूछ रही हैं कि उन्होंने माखन चुरा कर क्यों खाया। श्री कृष्ण माखन चुराने की बात से साफ इनकार करते हुए कहते हैं, माँ मैंने माखन नहीं खाया है। वे कहते हैं, मैं तो यहाँ था ही नहीं, मुझे तो प्रतिदिन सुबह ही आप गाय चराने के लिए मधुबन भेज देती हैं, पूरा दिन वहाँ रहकर मैं शाम को घर आता हूँ और फिर मैं बहुत छोटा हूँ, ये ग्वालबाल झूठ बोल रहे हैं और इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे मुंह पर माखन लगा दिया है। इस प्रकार अपने विषय में तर्क देकर उन्होंने अपनी माँ को समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया। तो सभी माताएं अपने बच्चों से अटूट प्रेम करती हैं। बच्चों की भोली और प्यारी बातों पर माँ बाप का स्नेह उमड़ पड़ता है। यहाँ भी बालक कृष्ण बड़ी बड़ी बातें करते हुए कह रहे हैं, माँ तुम बहुत भोली हो जो इनकी बातों में आ गई हो और मुझे पराया जानकर भेदभाव कर रही हो। नाराज होने पर नाटक करते हुए लकुटी कमरिया वापस करते हुए कहते हैं, आपने मुझे अपनी बातों से बहुत तंग किया है। पुत्र प्रेम से व्याकुल होकर और उनकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर यशोदा मैया उन्हें गले से लगा लेती है। फिर नेक्स्ट है कविता की रचना। भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो, चार पहर बंसीवट भटक्यो सांझ परे घर आयो। इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों में पठायो और आयो आया है। यहाँ पर ना पठायो है और आयो है। इस एक जैसी विशेषता को तुक कहते हैं। इस पूरे पद में प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्द का तुक मिलता है। काफ़ी कवि होते हैं जो अपनी रचना को प्रभावशाली बनाने के लिए तुक का उपयोग करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके बारे में। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने समूह में मिलकर इस पद की विशेषताओं की सूची बनाइए, जैसे इस पद की अंतिम पंक्ति में अपना नाम भी दिया है आदि। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इस पद की सभी पंक्तियों के अंतिम शब्द एक जैसी ध्वनि वाले हैं, जैसे खायो पठायो, आयो पायो, लपटायो पतियायो, जायो नचायो लगायो, है ना। ये विशेषता तुक कहलाती है। इससे पाठक और श्रोता की कविता प्रभावशाली लगती है। कवि सूरदास जी ने बहुत बारीकी से जांच परख कर बाल सुलभ बातों को कविता का रूप दिया है। बालक अपनी बात को सिद्ध करने के लिए पहले वही तर्क देता है जो उसकी आयु और कद के अनुरूप होते हैं।
वह अपना दोष दूसरों पर डालने का प्रयास करता है। जब वो कहते हैं ना कि इन्होंने तो मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के मेरे मुंह पर माखन लगाया है, तो वो अपना दोष दूसरों पर डाल रहे हैं। और फिर भी बात ना बने तो नाराज़गी दिखाते हैं ना, फिर रूठ जाओ। इन सब बातों का बखूबी वर्णन करते हुए कवि ने अत्यंत सुंदरता से अंतिम पंक्ति में अपना नाम भी दे दिया है। फिर है अनुमानिया कल्पना से। इसमें अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को तर्क क्यों दे रहे होंगे? क्या वजह है कि वो तर्क दे रहे होंगे? तो सभी बालक शरारती होते हैं। इन शरारतों में उनमें कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनके कारण उन्हें डांटा जाता है, और डांटना आवश्यक भी होता है। छोटे बच्चों को सही गलत का ज्ञान नहीं होता। सही और गलत का परिचय उन्हें परिवार के बड़े सदस्य ही कराते हैं। बच्चे नासमझ होते हुए भी इतने चतुर तो अवश्य होते हैं कि अपनी बात को तर्कसंगत साबित करने के लिए कई तरह के बहाने बना सकें। श्री कृष्ण भी छोटे बालक ही हैं, इसलिए स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए वे माता यशोदा को तर्क देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया तब क्या हुआ होगा? तो क्या हुआ होगा? माँ बेटे दोनों खुश हो गए होंगे, है ना। जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले लगा लिया तो माँ बेटे प्रसन्नता से झूम उठे होंगे। यशोदा माता भी अपने पुत्र से नाराज नहीं रह सकती थी, और श्री कृष्ण भी ये नहीं चाहते थे। वे भी माता यशोदा को हर्षित मतलब खुश देखना चाहते थे। जिस बात को लेकर प्रश्नोत्तर चल रहे थे वह बात भी समाप्त हो गई होगी। फिर है शब्दों के रूप। अब शब्दों के रूप में देखिए, यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, जैसे भोर भयो गैयन के पाछे, है ना। पाछे शब्द आया है। हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? पाछे नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं पीछे, है ना। जैसे भोर, भोर का मतलब होता है सुबह, वो तो वर्ड मीनिंग्स में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जैसे इसमें है पाछे को पीछे, परे को पड़े, है ना। कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं। तो इस कविता में से छांट के कुछ ऐसे शब्द हैं जो नहीं लिखे हुए हैं, उन्हें हमें सही करके बताना है कि हम अपनी लैंग्वेज में उन्हें क्या बोलते हैं। तो जैसे परे को हम क्या कहते हैं? पड़े। कछु नहीं बोलते, हम बोलते हैं कुछ। छोटो नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं छोटा। लय का मतलब लेना। विधि मतलब प्रकार या विधि। और नहीं नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं नहीं। और भोरी, भोरी का मतलब भोली, हमारे यहाँ पर भोली बोला जाता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है, पद में से कुछ शब्द चुनकर नीचे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और स्तंभ 2 में उनके अर्थ दिए गए हैं। शब्दों को उनके सही अर्थों से मिलान कीजिए। तो इधर शब्द हैं और इधर की तरफ अर्थ हैं, हमें मैचिंग करना है। तो ये मैचिंग मैंने किए हुए हैं। पढ़ते हैं। उपजी, उपजी मीन्स होता है उपजना या फिर उत्पन्न होना। नेक्स्ट इज जानी, जानी मीन्स जानकर या फिर समझकर। उसके बाद है जायो, जायो का मतलब क्या होता है? जन्मा, है ना। जायो मीन्स जन्मा। नेक्स्ट जिय, जिय मीन्स मन या फिर जी। पठायो, पठायो मीन्स भेज देती हो। मधुबन मोही पठायो, है ना, मुझे मधुबन भेज देती हो। फिर है पतियायो, पतियायो मीन्स होता है विश्वास करना या फिर सच मानना। बहियन, बहियन कहते हैं बाह को, बाह यानी हाथ को, है ना। नेक्स्ट इज विधि, विधि का मतलब होता है प्रकार, किस प्रकार से कोई काम हो रहा है, क्या विधि है उसकी, है ना। फिर है बिहसी, बिहसी मीन्स हंसना, मुस्काई या फिर हंसी। देन भटक्यो, भटक्यो मीन्स है इधर उधर घूमना या फिर भटकना। और फिर है लपटायो, लपटायो मीन्स लपेटना या फिर मलना, लगाना, पोतना, है ना। ये सभी इस तरह से वर्ड मीनिंग्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है पंक्ति से पंक्ति मैच करनी है। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं फर्स्ट में, और स्तंभ 2 में उनके मतलब दिए हुए हैं, तो हमें इनकी मैचिंग्स करनी है। तो चलिए पढ़ते हैं। भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। इसका क्या मतलब था? कि सुबह होते ही तुम मुझे गायों के पीछे मधुबन भेज देती हो। तो इसका मतलब क्या हो? यहाँ पे ये नंबर 4 से मैच हो जाएगा। सुबह होते ही गायों के पीछे मुझे मधुबन भेज दिया। नेक्स्ट है 4 पहर बंसीवट भटकियो सांझ परे घर आयो। मतलब मैं 4 पहर तो बंसीवट में ही भटकता रहता हूँ और सांझ होने पर घर आता हूँ। तो इसका मीनिंग हो जाएगा नंबर 5। 4 पहर बंसीवट में भटकने के बाद सांझ होने पर घर आया हूँ। देन मैं बालक बहियन को छोटो छींको के ही विधि पायो। मतलब मैं इतना छोटा बालक हूँ, मेरी बाहें इतनी छोटी हैं, तो मेरे हाथ छीके तक कैसे जाएंगे? तो इसका मीन्स हो जाएगा फर्स्ट वाला। मैं छोटा बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी हैं, तो मैं छीके तक कैसे पहुँच सकता हूँ। देन
ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, मतलब ये सभी ग्वाल बाल जो हैं ये मेरे दुश्मन हो गए हैं, मुझसे बैर रखते हैं और इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे मुंह पर मक्खन लगाया है। तो इसका हो जाएगा नंबर 6, ये सब सखा मुझसे बैर रखते हैं, इन्होंने मक्खन हठपूर्वक मेरे मुंह पर लिपटा दिया है। देन तू माता मन की अति भोरी, इनके कही पति आयो। तो कान्हा जी माता को कह रहे हैं कि हे माता, तुम मन की बहुत भोली हो और तुम इनकी बातों में आ गई हो, तुम इनका विश्वास कर रही हो। तो इसका हो जाएगा नंबर 3, माँ तुम मन की बहुत भोली हो और इनकी बातों में आ गई हो। और लास्ट है, जिया तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो, मतलब तुम्हारे हृदय में ज़रूर कोई भेद है जो तुम मुझे पराया समझने लगी हो। तो इसका हो जाएगा नंबर 2, तेरे हृदय में अवश्य कोई भेद है जो मुझे पराया समझ लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट है, घर की वस्तुएं, मैं बालक पहियन को छोटो छींको के विधि पायूं, मतलब मैं छोटा सा बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी छोटी हैं, तो मैं छींके तक कैसे पहुँच सकता हूँ। तो छींका घर की एक ऐसी वस्तु है जिसे सैकड़ों सालों से भारत में उपयोग किया जा रहा है। नीचे कुछ और घरेलू वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, इन्हें आपके घर में क्या कहते हैं, चित्रों के नीचे लिखिए। अगर किसी चित्र को पहचानने में कठिनाई हो तो अपने शिक्षक, परिजन या इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये है छींका, इस जगह पे ये है छीका, इस ऐसा होता है छीका, तो इसका तो पता ही है हमें। अब ये क्या है, इसका है मटका, फिर ये इसको प्रेस बोलते हैं, हिंदी में इसको इस्त्री बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज चौपाया, इसको बोलते हैं चौपाया। फिर ये है सिलाई मशीन, यहाँ पे ये रही, इसके नीचे लिखेंगे चारपाई, है ना, इसको बोलते हैं चारपाई या फिर खाट भी बोलते हैं कुछ जगह पर। ये है मर्तबान, जो अचार वगैरह रखने में काम आते हैं, मिट्टी का बर्तन, यह है मर्तबान। फिर उसके बाद है सूप, हमारे यहाँ पर इसको छाछ बोलते हैं, है ना। फिर इसके बाद है सिलबट्टा, हमारे इधर इसको सिलबट्टा बोलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सिल लोढ़ा या फिर पट्टा, कुछ भी बोल सकते हैं। फिर है चक्की या फिर जांत बोलते हैं इसको। फिर है पंखा, है ना, जो जो आपको नाम याद हैं वो आप अपनी लैंग्वेज वाले लिखिए, वरना इसमें से लिख दीजिए। इसको बोलते हैं मथानी या फिर रई बोलते हैं, है ना। ये होती है छलनी। नेक्स्ट इज़ कटोरदान, फिर ओखली और फिर मथानी और मटका। मथानी मतलब रई इसमें लगी हुई है ना, और मटका, तो ये साथ में ऐसे है, यहाँ पे ये सभी दिए हुए हैं, इनमें से इनके नाम इनके नीचे फिल कर लेना आप लोग। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आप जानते ही हैं कि श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद था और माखन दूध दही से बनाया जाता है, दूध से दही और फिर मक्खन बनाया जाता है, मक्खन से घी बनाते हैं। तो नीचे दूध बनाने की प्रक्रिया संबंधी कुछ चित्र दिए हैं, अपने परिवार के सदस्यों, शिक्षकों या इंटरनेट की सहायता से दूध से घी बनाने की प्रक्रिया लिखिए। तो यहाँ पे देखिए प्रक्रिया दी हुई है, पहले गाय है, गाय से दूध दुहा जाएगा, उसके बाद ये दूध को गर्म करके फिर इसमें जावन लगाकर इसका दही बनाया जाएगा, फिर उस दही को बिलोकर मट्ठा बनाया जाएगा, यहाँ पे ये बिलोया जा रहा है, उसके बाद ये मट्ठा बन गया। मट्ठे से फिर माखन को अलग किया जाएगा, अब इस माखन को पकाया जाएगा और माखन को पकाने के बाद घी बन जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही हम बताएंगे यहाँ पे, सर्वप्रथम दूध को जावन लगाकर दही बनाया जाएगा, फिर दही को मथने से माखन बनेगा, माखन को हांडी या किसी बड़े बर्तन में डालकर गर्म किया जाएगा, धीरे धीरे वो घी में परिवर्तित होने लगता है, फिर हांडी में बने हुए घी को छान लेते हैं और बची हुई करोनी को भी खा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज समय का माप, समय के बारे में, जैसे इस पोयम में 4 पहर की बात हुई है, पहर किसको बोलते हैं, एक दिन में 8 पहर होते हैं, तो 1 घंटे का 3 पहर हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से समझते हैं। पहर और सांझ शब्दों का प्रयोग समय बताने के लिए किया जाता है, पहर का मतलब 3 घंटे और सांझ का मतलब शाम। समय बताने के लिए और कौन कौन से इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें बताइए। तो जैसे संकेत दिया हुआ है, कल, ऋतु, वर्ष, पखवाड़ा, दशक, वेला, अवधि आदि, है ना। तो हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें, प्रातः, सायं, दोपहर, रात, कल, आज, परसों, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक आदि, है ना। तो इस तरह से टाइम बताने के लिए आप यूज़ किया जा सकता है, मतलब टाइम से अलग हैं ये जो वर्ड्स हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं अपनी दैनिक दिनचर्या में। श्री कृष्ण के अनुसार वे कितने घंटे गायें चराते थे, तो 4 पहर, है ना। श्री कृष्ण ने बताया कि 4 पहर तक वो बंसीवट में भटकते थे। अब इसका तो ये मतलब हो गया, एक पहर में 3 घंटे होते हैं, है ना। जब एक पहर में 3 घंटे होंगे तो यानी कि वो 4 3 12, 12 घंटे तक गायें चराते हैं। तो श्री कृष्ण के अनुसार वे कितने घंटे गायें चरा रहे हैं, 10 से 12 घंटे।
फिर है मान लीजिए वे शाम को 6 बजे गाय चरा कर लौटे, तो सुबह कितने बजे गाय चराने के लिए गए होंगे? सुबह, अब वो 12 घंटे गाय चरा रहे हैं और शाम को 6 बजे लौट रहे हैं, तो सुबह शाम के 6 से सुबह के 6 बजे तक 12 घंटे हो जाएंगे। तो सुबह में 5-6 बजे के बीच में वो गाय चराने के लिए चले गए होंगे। फिर है दोपहर का, है दोपहर का समय, दोपहर मतलब दोपहर, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब दूसरे पहर की समाप्ति होती है तो तीसरे पहर का आरंभ होता है। ये लगभग 12 बजे का समय होता है जब सूर्य सिर पर आ जाता है। बताइए दिन के पहले पहर का आरंभ कितने बजे होता होगा? तो इस हिसाब से जिस दिन का जो पहला पहर होता है वो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, है ना, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक दिन का पहला पहर हो जाएगा। फिर 9 से 12 तक दिन का दूसरा पहर हो जाएगा, है ना। तो कहते हैं ना कि दोपहर हो रही है बहुत ज़्यादा, तो दोपहर का मतलब सूरज बिल्कुल सिर पे है, यानी कि 12 बज रहे हैं, है ना। तो दूध से मक्खन ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ बनाया जाता है, जैसे दही, आइसक्रीम, लस्सी, खोया, मिठाई, है ना, ये सब चीज़ें। तो दूध से बनने वाली कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं और पहले में इनको फिल करना है। तो यहाँ पर मैंने ये फिल किए हुए हैं, जैसे खोया, दही, मिठाई, मक्खन, छाछ, लस्सी, शरबत, आइसक्रीम और घी। इस तरह से ये आपको कंप्लीट करना है इनको, और यहाँ पे पनीर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, सूरदास द्वारा रचित कुछ अन्य रचनाओं के नाम बताइए। सूरदास जी ने और कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? तो सूरदास जी की अन्य रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, नागलीला, भागवत, साहित्य लहरी और नल दमयंती। ठीक है, इसके साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट और बुक एक्सरसाइज पार्ट दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होंगी। इफ़ यू आर डूइंग सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और अगर आपने अभी तक अपने दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ go through the link given in the description box. I have given all the related links in the description box. Please visit that. Till then, keep learning. Meet you in the next video. Thank you so much.